हेलो स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग इन सी के स्टूडेंट में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स, स्विच स्टेटमेंट या फिर स्विच स्टेटमेंट सिलेक्शन बेस्ड क्राइटेरिया। सो बेस्ड ऑन सिलेक्शन क्राइटेरिया इसका मतलब ये कि एलसिफ जैसे कि हमने प्रीवियस स्टूडेंट में देखा था, तो एलसिफ हमारे जो एलसिफ लैडर था वो हमारे ये मदद कर रहा था कि नेस्टेड इफ एल्स की जो रीडेबिलिटी की प्रॉब्लम थी वो उसको थोड़े हद तक जो था इंप्रूव कर रहा था। स्विच स्टेटमेंट उसी रीडेबिलिटी की प्रॉब्लम को थोड़ा सा और इंप्रूव करता है। और स्विच कुछ बुक्स में ये भी मेंशन किया गया स्टूडेंट्स कि स्विच स्टेटमेंट इज फार मोर फास्टर देन एलसिफ लैडर। तो काम एलसिफ लैडर वाला ही पूरा हो रहा है, लेकिन स्विच स्टेटमेंट में क्योंकि ये सिलेक्शन बेस्ड क्राइटेरिया पे काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर इसका जो काम है वो थोड़ा सा स्पीड अप हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू एलसिफ। तो एलसिफ और स्विच है सेम। जिस तरीके से आप देखते थे कि एलसिफ में एक्सप्रेशन बार बार आप इवैल्यूएट कर रहे थे, स्विच में आपको बार बार एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट नहीं करना है। तो मैं एक फ्लोचार्ट की मदद से आपको समझाता हूं कि किस तरीके से स्विच काम करेगा। तो सपोज हमारा जो एक्सप्रेशन है वो हम इस पर्टिकुलर डायमंड शेप स्ट्रक्चर में रख रहे हैं। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन की दो ही वैल्यू यहां पर नहीं आएंगी। यहां पर जब ये एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगा तो यहां पर इसकी बहुत सारी वैल्यूज आ सकती हैं। अब बात हम वैल्यू में कर रहे हैं। वैल्यू में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन या तो इंटीजर हो सकता है, ठीक है, या फिर कैरेक्टर हो सकता है, या फिर ये पूरा का पूरा कोई भी एक लॉजिकल या सिंपल एक्सप्रेशन भी हो सकता है। तो ये तीन चीजें यहां पर पॉसिबल है, राइट। तो मान लीजिए इसकी वैल्यू आती है 1, राइट। तो वैल्यू अगर 1 आती है तो वैल्यू 1 से रिलेटेड हम कोई स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। तो वैल्यू 1 से रिलेटेड मैंने लिख दिया स्टेटमेंट 1। एग्जीक्यूट करने के बाद अगेन टुवर्ड्स अदर स्टेटमेंट। अगर वैल्यू 2 आती है तो फिर मैं कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करूंगा, स्टेटमेंट 2, और अगेन अपने रास्ते। वैल्यू 3 आती है तो अगेन मैं कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करूंगा, और ये फिर अपने रास्ते। इसी तरीके से वैल्यू n आती है तो वैल्यू n पे मैं स्टेटमेंट n एग्जीक्यूट करूंगा, और फिर ये अपने रास्ते। अब अगर वैल्यू जो else वाला पार्ट था तो उस else वाले पार्ट को मैं यहां बोल रहा हूं डिफॉल्ट। क्या बोल रहा हूं? डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट आती तो अगेन डिफॉल्ट से रिलेटेड स्टेटमेंट डी एग्जीक्यूट करा देंगे, और फिर ये अपने रास्ते टुवर्ड्स अदर स्टेटमेंट्स। इसका मतलब टुवर्ड्स अदर स्टेटमेंट। फिर इसके बाद इस स्विच के कंप्लीट होने के बाद फिर जो स्टेटमेंट्स होंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, राइट। तो वैल्यू 1 कितनी भी वैल्यू n कितनी वैल्यूज होती हैं, लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि एक्सप्रेशन एक ही बार इवैल्यूएट हो रहा है, उसकी वैल्यू के बेसिस पे फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहे हैं और फिर आगे कहानी बढ़ रही है। तो बहुत ही सिंपल। एल्स में बार एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट कर रहे थे और बार एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करने के बाद आप स्टेटमेंट को इस तरीके से एग्जीक्यूट करा रहे थे। तो इसलिए यहां पर इसमें से सिलेक्शन बेस्ड क्राइटेरिया क्या है कि वैल्यू 1 के बेसिस पे अगर वैल्यू 1 सिलेक्ट होती है तो उसके बेसिस पे कुछ स्टेटमेंट। अब यहां पर स्टेटमेंट 1 2 3 का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1 का मतलब ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, 2 का मतलब ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। उसमें एक स्टेटमेंट भी हो सकता है, 1000 स्टेटमेंट भी हो सकते हैं, 1,00,000 स्टेटमेंट भी हो सकते हैं, लेकिन इसलिए इसको सिलेक्शन बेस्ड क्राइटेरिया कहा गया है, राइट। तो सिंटेक्चुअली अगर हम इसे देखें तो जल्दी से हम इसको सिंटेक्चुअली समझने की कोशिश करते हैं और इसके वेरिएशंस भी देखते हैं और देखते हैं कि रीडेबिलिटी को ये कैसे इंप्रूव कर रहा है। तो एल्स इफ के ऊपर भी अगर रीडेबिलिटी की थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो ये उसको भी इंप्रूव करेगा। तो स्विच EXPR, और यहां पर मैंने स्विच EXPR के बाद कर्ली ब्रैकेट लगाया, तो ये कंपलसरी कर्ली ब्रैकेट है क्योंकि स्विच का अपना स्कोप होता है, ठीक है। तो कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे तो एंड कर्ली ब्रैकेट भी लगेगा, राइट। तो केस वैल्यू 1, तो आप देख सकते हैं कि स्विच EXPR, अब इस EXPR की कुछ वैल्यू इवैल्यूएट होगी और उसको मैंने बोल दिया वैल्यू 1, लेकिन वैल्यू 1 के पहले मैंने क्या लिख दिया? केस। केस अगेन एक कीवर्ड है, तो केस को आप चेंज नहीं कर सकते। केस इज अ कीवर्ड। वैल्यू 1, अगर ये वैल्यू 1 आती है इस एक्सप्रेशन से तो ये केस इवैल्यूएट होगा, और ये केस इवैल्यूएट होने का मतलब इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं
ये स्टेटमेंट्स चलेंगे। तो स्टेटमेंट 1 मैं लिख रहा हूं और इसके आगे मैंने एक और नया कीवर्ड लिख दिया इसके नीचे, ब्रेक। ब्रेक का मतलब ये कि इस केस के अंदर ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगा और फिर आप ब्रेक करके वो जो नेक्स्ट टुवर्ड्स अदर स्टेटमेंट्स वाली जो लाइन थी वहां पर चले जाए, जो वैल्यू 1 के बाद आई थी प्रीवियस। थोड़ा सा रिमाइंड करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो नेक्स्ट टुवर्ड्स अदर स्टेटमेंट्स वाला मैंने जो ब्लॉक बनाया था वहां चला जाए। लेकिन अगर आपने ब्रेक नहीं किया तो उसका क्या होगा वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। अब मान लीजिए वैल्यू 1 की जगह आता है वैल्यू 2, तो अगेन केस वैल्यू 2 स्टेटमेंट हमारी लिख दिया स्टेटमेंट 2 और ब्रेक। अगेन सेम चीज मैंने रिपीट करी, अगेन केस वैल्यू 3 लिख देते हैं, वैल्यू 1 लिख देते हैं, डिफॉल्ट लिख देते हैं तो क्लियर हो जाए। केस वैल्यू 3 स्टेटमेंट स्टेटमेंट 3 ब्रेक। ठीक है, और इसी तरीके से मैं आगे लिख दूं केस वैल्यू n स्टेटमेंट n ब्रेक। अब एक बार स्टूडेंट्स यहां ध्यान रखें, एल्स के लिए आएगा हमारा डिफॉल्ट। चलिए पहले मैं डिफॉल्ट लिख देता हूं और फिर उसके बाद आपको समझाऊंगा। सो डिफॉल्ट के बाद स्टेटमेंट डी एंड ओवर। तो यहां पर कर्ली ब्रैकेट मैंने क्लोज करा, कंपलसरी कर्ली ब्रैकेट है ये आपको लगाना है क्योंकि स्विच का अपना ये स्कोप है। तो यहां पर स्टूडेंट्स एक चीज आप ध्यान रखें, पहली चीज तो ये कि केस वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 वैल्यू n इसी ऑर्डर में लिखना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, पहली चीज तो ये कि जितने भी मैंने केसेस लिखे हैं इनका यही ऑर्डर हो या डिफॉल्ट का यही ऑर्डर हो, ऐसा नहीं है। अगर मैं डिफॉल्ट को यहां भी लिखता और केस वैल्यू 1 को यहां भी लिखता तो वो सेम ही तरीके से चलता। ठीक है, तो इसमें ऐसा कोई ये नहीं कि पहले ये आएगा तो पहले यही चलेगा। दिस इज नॉट अ कंपल्शन, कंपल्शन इज कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए क्योंकि इसका स्कोप है। और एक्सप्रेशन की वैल्यू में बताइए इंटीजर कैरेक्टर या फिर कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है, सिंपली और लॉजिकल। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, ब्रेक लगाना इसलिए जरूरी है कि अगर आपने ब्रेक नहीं लगाया तो फिर केस वैल्यू 2 के लिए भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होने के बाद इसको ब्रेक दिखा तो यहां से ये ब्रेक होके टुवर्ड्स नेक्स्ट स्टेटमेंट जो मैंने आपको बोला था वहां पर चला जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने इसके बाद भी ब्रेक नहीं लगाया तो वैल्यू 3 का भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर ब्रेक होके चला जाएगा। अगर आपने इसका भी नहीं लगाया तो इसका भी हो जाएगा, अगर आपने यहां भी नहीं लगाया तो ये भी हो जाएगा, डिफॉल्ट हो जाएगा, तो सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो इसलिए यहां पर एक बात का ध्यान जरूर रखें कि कभी भी ब्रेक लगाना ना भूलें अगर आप सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट को या केस वैल्यू के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते हैं। तो इसी से एक वेरिएंट इसका नया निकलता है कि मान लीजिए अगर मैं किसी दो केस की वैल्यू के लिए सेम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं किसी दो केस की अलग अलग वैल्यू के लिए सेम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना चाहता हूं तो मैं फिर इस तरीके से भी लिख सकता हूं केस वैल्यू 1 केस वैल्यू 2 एंड स्टेटमेंट and break and then case value 3 फिर उसका स्टेटमेंट और फिर उसकी कहानी है और फिर डिफॉल्ट अपना स्टेटमेंट 3 ब्रेक और फिर डिफॉल्ट आता रहेगा और फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो यहां पर वैल्यू 1 अगर आती है या वैल्यू 2 आती है तो यही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, वैल्यू 3 आएगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये स्टेटमेंट। अब अगर यहां ब्रेक लगा है तो इसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद ब्रेक हो जाएगा, यानी कि ये स्विच केस से बाहर हो जाएगा, इस पर्टिकुलर स्कोप से बाहर हो जाएगा। लेकिन अगर ब्रेक फिर यहां लगाना भूल गए तो फिर ये भी कहानी चली जाएगी। तो इसीलिए ब्रेक लगाने का जो मकसद है वो यही है कि आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि किस एक स्टेटमेंट्स के बाद आपको बाहर निकलना है। तो ये तो स्विच की कहानी। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे रीडेबिलिटी और इंप्रूव हो गई, एक्सप्रेशन की वैल्यू इवैल्यूएट हुई और रीडेबिलिटी हो गई और रीडेबिलिटी और इंप्रूव हो गई, राइट। तो यहाँ पर एक प्रोग्राम जल्दी से वही वाला इंटीजर नम की वैल्यू 1 से लेके 4 तक कर लेते हैं और डिफॉल्ट। तो हैश के बाद मैंने लगा दिया इंट मेन, राइट, इंटीजर नम
printf enter the value of num, scanf address of num, switch num कर्ली ब्रैकेट ऑन, राइट। तो अगर 1 से 4 मतलब 1 आएगा तो आना चाहिए, प्रिंट क्या होना चाहिए, नम इज 1, 2 आएगा तो नम इज 2, 3 तो नम इज 3, 4 तो नम इज 4, और नहीं आते तो डिफॉल्ट। तो केस 1 स्टेटमेंट क्या होगा, printf num is 1, है ना, ये प्रिंट होना चाहिए और नीचे मैंने लगा दिया ब्रेक, राइट। दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद नया केस, तो केस 2 printf num is 2 ब्रेक, है ना। केस 3 printf num is 3 ब्रेक। केस 4 printf num is 4 ब्रेक। और फिर लास्ट में डिफॉल्ट में क्या आएगा, रॉन्ग, printf क्या कर देंगे, इनवैलिड नम, इनवैलिड नम, माफ कीजिएगा थोड़ी सी राइटिंग गड़बड़ है। तो ये तो इस स्विच का खत्म हुआ, और इसके नीचे आप रिटर्न 0 लिख देंगे, रिटर्न 0 एंड देन मेन का क्लोज किया ब्रैकेट, ठीक है। सो अगर नम की वैल्यू आती है, सॉरी नम की वैल्यू अगर आती है 1, तो केस 1 ये एग्जीक्यूट होगा, नम इज 1, और ब्रेक हो जाएगा तो बाहर चला जाएगा प्रोग्राम, रिटर्न 0। नम की वैल्यू अगर 2 आती तो ये एग्जीक्यूट होगा, 3 आती तो एग्जीक्यूट होगा, 4 आती तो एग्जीक्यूट होगा। मान लीजिए कि अगर आपने ये वाला ब्रेक नहीं लगाया होता, अगेन वेरिएंट की मैं बात कर लेता हूं, तो अगर आप 1 देते तो आपका आउटपुट आता नम इज 1, और जो कि ब्रेक नहीं लगाया तो नम इज 2 भी आ जाता, तो नम इज 1 और नम इज 2 ये दोनों आते और फिर ब्रेक होता, राइट। तो ब्रेक का मतलब समझ में आया, थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करेंगे, मैं इसके प्रैक्टिकल सेशंस भी रिकॉर्ड करके अपने चैनल पर डालूंगा, तो वहां से आपको और अच्छे से समझ में आएगा, चलती हुई चीज और अच्छे से समझ में आती। तो ये हमारा स्विच स्टेटमेंट सिलेक्शन बेस्ड क्राइटेरिया जो प्रोग्राम रीडेबिलिटी को थोड़ा सा और इंक्रीज कर रहा है, तो आपको एल्स इफ से थोड़ा सा और ये अच्छा लगेगा। अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू आप एक ही एक्सप्रेशन को बार बार इवैल्यूएट कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं, एक ही बार यहाँ पे इवैल्यूएट करें और फिर उसके बेसिस पे आप वैल्यू दे सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, या नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे कि लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।